हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स। माय नेम इज सी अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5, है ना। आईसीआई ने टोटल 10 पेपर लॉन्च कर रखे हैं, उसमें से अपन पांचवा आज डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 वीडियोस मैंने एमटीबी के डाल रखे हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, आप वो भी जाके देख सकते हो, है ना। कुछ एमसीक्यूज के आंसर्स आईसीआई गलत भी देती है, तो उसका भी एनालिसिस अपन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। हर एक एमसीक्यू को अपन जो है वो चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर रेफरेंस के साथ में, पेज नंबर रेफरेंस के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी एक्यूरेटली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। विद इन एन 1 आवर अपन ये सारी एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल क्या बोला है देखो, है ना। दैट इज अबाउट द अगेन वैल्यू एडिशन, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि एक फार्मर जो है अपना वीट टू मिलर सेल कर रहा है फॉर 600, है ना, एंड मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर फॉर 800, है ना। मतलब क्या बोला है सिंपली, और बेकर आगे जाके ब्रेड को दे रहा है, ब्रेड टू कंज्यूमर फॉर द 1300। सो आपको बताना है द टोटल वैल्यू एडेड इन द प्रोसेस, की कितना वैल्यू प्रोसेस में ऐड हुआ है ना। मतलब 1300 को एक्चुअल फाइनल सेल कितने पे हो रहा है यहाँ पे, 1300 पे फाइनल सेल हुआ, है ना। और जो प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन जो हुआ वो शुरुआत कहाँ से हुआ, 600 से हुआ, दैट इज, है ना। तो बाकी जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके टाइम पे टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताने का है। तो सिंपली कैसे फाइंड आउट होगा सर, तो आपको करना है 1300 माइनस लेट से 800, है ना। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा, ओके, कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका 500, ओके। ये हो गया आपका एक प्रोसेस का वैल्यू एडिशन। दूसरे प्रोसेस दैट इज 800 माइनस योर 600, इसमें वैल्यू एडिशन कितना है, 200। तो ये जितना भी टोटल दोनों भी प्रोसेस का वैल्यू एडिशन है उसको ऐड कर दो, है ना। 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका, 700। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वैल्यू एडिशन हो गया, है ना। यस, चलो नेक्स्ट। विच इन्वेस्टमेंट इज मेड विदाउट एनी रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट, मतलब ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो इनकम या प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है ना। तो जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो भी ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके लेवल ऑफ इनकम या प्रॉफिट पे डिसाइड नहीं होते, उसको बोलते हैं अपन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, राइट। ये कहाँ बोला है सर, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपने को ये पॉइंट डिस्क्लोज किया गया है, ओके। नेक्स्ट, अगेन चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 से सवाल आ गया कि वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज, है ना। जो भी आपका नेशनल इनकम होता है दैट इज नेशनल इनकम एडजस्टेड, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका रेफरेंस आपको पेज नंबर जो आपका ग्लोसरी वाला है ना वहां पे दिखाई देगा, है ना। दैट इज रियल जीडीपी, है ना, इसको अपन बोलते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, इसको अपन बोलते हैं, है ना। रियल जीडीपी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर बोलते हैं। सो इसको अपन लेट से इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम बोल सकते हैं ना, डायरेक्टली क्या बोले, नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे अपन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम अपन यहाँ पे बोलने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स वुड बी सुटेबल फॉर एड्रेसिंग द डिफ्लेशनरी गैप और डिफिशिएंट मेड अंडर द गवर्नमेंट, है ना। तो अगेन चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 से यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, 6.45 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे होगा पॉलिसी मेजर जो आप यहाँ पे लेने वाले। देखो, जो डिफ्लेशनरी गैप वाला पॉइंट है उसके अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप मेजर्स कौन से लेने वाले हो, है ना। यस, आ जाओ यहाँ पे देखते क्या बोला है, ओके। सो यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए सर, रिसेशनरी गैप वगैरह जो है, डिफ्लेशनरी गैप आ चुका है ना। सो इसके अंदर अपने क्या करना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बोला है कि आपने क्या करना है, आपने जो है पेज नंबर 7.74 पे आ जाओ। एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 नहीं, पेज नंबर 7.74 पे अपने को यहाँ पे एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर बोला है, दैट इज अगर डिमांड डिफिशिएंट रिसेशन वगैरह कुछ चल रहा है तो अपने रिसेशनरी गैप वगैरह कुछ भी है ना, तो क्या करना चाहिए, ओके। डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, कट करनी चाहिए टैक्स, यानी कि टैक्स रेट कम कर दो, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा देना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने करनी है, या फिर दोनों भी मिला के कर सकते हो तो गवर्नमेंट का काम हो जाएगा, ठीक है। जिस तो क्या बोला, देखो, रिडक्शन इन टैक्सेस करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, पब्लिक डेट को भी रिड्यूस कर देना है, ओके। सो ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाता है। ये चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, ठीक है। यस, पेज नंबर आपका जो है दैट इज 7.75 पे, ओके। यस, पेज नंबर 7.75 को ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज s इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.2y, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहा है। आपको यहाँ पे सेविंग का फंक्शन दिया, दैट इज -60 प्लस 0.2y,
ओके अभी ये 0.25 क्या है, दैट इज योर मल्टीप्लायर, अपन इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, मल्टीप्लायर, की इनकम के हिसाब से जो सेविंग डिसाइड होता है दैट इज 0.2, है ना। मतलब क्या है भाई, 1 रुपया अगर आप कमाओगे तो 0.2 रुपीज आप क्या करने वाले हो, सेव करने वाले हो, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर समझो मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करूं, सो दैट विल बी 0.2, है ना, कि मैं 1 रुपए के बदले में कितना पैसा सेव करने वाला हूं, दैट इज 0.2 मैं सेव करने वाला हूं, राइट। अभी पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज योर के का फॉर्मूला क्या बोलता है, के इज 1/बाय एमपीएस, है ना। कहाँ बोला है सर, पेज नंबर 6.51 के ऊपर आ जाओ, आपको वहां पे ये फॉर्मूला दिखाई देगा, पेज नंबर 6.51, ठीक है। यस देखो, के का फॉर्मूला, के इज व्हाट, 1/बाय एमपीएस, 1/बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो 1/बाय 0.2 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। सो 5 विल बी माई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। यस, ये इस तरीके से अपने को फाइंड आउट करना है। मेन पॉइंट दैट इज योर 0.2, ये क्या है, ये है आपका मल्टीप्लायर, राइट। यस, दैट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अपन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यस, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड विद इन एन इकोनॉमी, है ना। विद इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। पेज नंबर 6.50 के ऊपर आपको ये पॉइंट समझाया गया है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, है ना। देखो, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कुड शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो, है ना। अगर इंक्रीज इन इंपोर्ट हो जाएगा, अभी इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्या, यस, यहाँ पे बढ़ सकती है क्या एग्रीगेट डिमांड, यार इससे एग्रीगेट डिमांड विद इन एन इकोनॉमी बोला है, इकोनॉमी के अंदर की बढ़ेगी क्या, नहीं, इकोनॉमी के डोमेस्टिक गुड्स की नहीं बढ़ेंगे, तो ये गलत हो गया, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम कर देगी तो इससे भी बढ़ेगी क्या, नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा क्या, इससे एग्रीगेट डिमांड विद इन एन इकोनॉमी यानी कि इंडिया के अंदर बढ़ सकता है क्या, यस, बिल्कुल भी एग्रीगेट डिमांड इंडिया का बढ़ सकता है। देखो, इंपोर्ट बढ़ने से अपना डिमांड नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बाहर की कंट्रीज के गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट हो गया तो इससे भी क्या अपने कंट्री के गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाता है तब आपका जो डिमांड है वो बढ़ता है विद इन एन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ए लीकेज इन द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के नेशनल इनकम लीकेज कहाँ पे होता है ना, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है। अगेन चैप्टर पॉइंट 6.52 पेज नंबर पे आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लीकेजेस कहाँ पे होते हैं। 6.52 पेज नंबर पे अपन आ जाते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखते क्या बोला है, देखो, द लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, है ना, लोग जो है अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे कैश बैलेंस, तो उससे भी लीकेजेस होते हैं। ओके, इंक्रीज डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स, है ना, जैसा इंपोर्ट्स वगैरह अगर बढ़ जाए तो इससे भी क्या हो जाएगा सर, लीकेजेस बढ़ जाएंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वगैरह है तो लीकेज हो रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो लीड टू इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें जो है इससे क्या होता है, लीकेज बढ़ जाता है। ओके, यस, सो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन टैक्सेशन, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, तो पॉइंट वो ए एंड सी दोनों भी सही है कि अगर खर्चा कम हो जाएगा तो भी लीकेजेस होता है, और अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तब भी लीकेजेस होने वाले हैं नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। यस, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग progressive taxation system to tax people on the level of their income is an example of which of the following function in public finance, है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपन 3 फंक्शन की बात करते हैं। ओके, उसके अंदर से आपको ये पूछा गया कि कौन सा फंक्शन ये है। पेज नंबर 7.8 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने से क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स इन कंट्रीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स इन द वॉर बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, है ना। अभी क्या हो रहा है, देखो, जो खाने का खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, फर्टिलाइजर का खर्चा है, इन सब का खर्चा अपन कम कर रहे हैं, और वेपन्स का खर्चा अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी इससे प्रोडक्शन हो रहा है किसका, वेपन्स का, बट इससे क्या अपना फायदा है क्या, नहीं है, तो इससे अपना नुकसान हो रहा है ना। तो ये नुकसान क्या अपन इंटरनल है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 7.25 के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको इसका जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कैसे होता है ना, ये प्रोड्यूस्ड रिसीव्ड इन प्रोडक्शन व्हेन पोल्यूशन ऑफ रिवर अफेक्ट्स द फिश आउटपुट, है ना, जब बहुत ज्यादा पानी दूषित हो जाएगा तो उससे मछलियां मरने लगती है, इससे अपना नुकसान, दैट इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, राइट। अपन ने कुछ नहीं किया, बाहर की कुछ ऐसी चीजें जिससे अपने को फर्क पड़ रहा है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, एमटीपी 3 क्वेश्चन नंबर 58 था, जहां पे अपन ने ऐसा बोला कि अगर आपके पास शेयर मार्केट की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को पता नहीं है, उसके हिसाब से आपने कोई फ्यूचर वगैरह ट्रेड ले लिया है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको अपन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 का सवाल है ना। चलो,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एमएसपी, है ना, एमएसपी के लिए कौन सी चीज सही नहीं है। अभी क्या होता है सर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को इतना वादा करती है कि आपको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा। अभी वो प्राइस क्या है, तो इन्होंने फिक्स कर रखा है, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, है ना। सो एमएसपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या, मैक्सिमम। क्या एमएसपी प्राइसेस को मैक्सिमम लिमिट पे सेट करने के लिए काम करता है क्या, नहीं करता, है ना। सो दिस इज नॉट ट्रू। बाकी देखो, क्या फ्लोरिंग, प्राइस फ्लोरिंग मतलब सबसे कम प्राइस डिसाइड करता है क्या, यस बिल्कुल करता है। क्या प्राइसेस को फिक्स कर सकता है क्या, यस बिल्कुल कर सकता है, राइट। गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्सेस सप्लाई ऑफ फार्मर्स को प्रोक्योर कर सकती है क्या, यस बिल्कुल भी प्रोक्योर कर सकती है। सो ए पॉइंट यहाँ पे आपका बिल्कुल भी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, एमटीबी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 59, अगला ही क्वेश्चन है कि अगर समझो वन शॉट इंजेक्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होता है, जिससे इकोनॉमी को अपन बूम कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपना बूस्ट करने का इकोनॉमी का है मेम, तो दैट इज योर पंप प्राइमिंग अपन इसको बोलते हैं। पेज नंबर 7.74 के ऊपर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप ग्लोसरी में जाके देखते हो तो वहां भी आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, अगेन यहाँ पे आपको स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.51 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगेन वैल्यू ऑफ के अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करने का है, ओके। यस, के फाइंड आउट करने का है। के फाइंड आउट करने के लिए अपने को चाहिए सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी आपको रिक्वायर्ड है। अभी एमपीसी कैसे निकलेगा, देखो, पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री वाई दिया है, वो 50,000 से कितना हो गया, 65,000 हो गया, और पर कैपिटा कंजम्पशन क्या हो गया आपका, 37,000 से 48,750 हो गया, राइट। सो इससे अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो उससे कितना पैसा आप खर्चा करते हो, है ना। सो ये कैसे निकलेगा सर, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अभी चेंज इन कंजम्पशन क्या है सर, 48,750 माइनस 37,500 डिवाइडेड बाय 65,000 माइनस 50,000, ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज एमपीसी मिल जाएगा, ओके। दैट इज 11,250 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये आ गया आपका 0.75, यानी कि अगर आपने 1 रुपया कमाया तो आप कितना खर्चा कर रहे हो, 0.75 आप उसका खर्चा कर रहे हो। दैट इज योर मल्टीप्लायर, स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीएस। पेज नंबर 6.51 के ऊपर अपन ने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए 4, इसका आंसर बन जाता है ना। यस, सॉल्व किया है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लो, ठीक है। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर द रिसेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर रिसेशन को खत्म करने के लिए अपन कौन सी चीजें अप्लाई करते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.74 के ऊपर आपको इसका आंसर दिखाई देगा, है ना। चलो, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, ओके, क्या क्या करना है सर आपको, गवर्नमेंट को टैक्सेस कट कर देने, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने का है ना, अगेन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लगाने का है, ओके। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकता है ना। देखो क्या बोला, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ओके, या फिर डिक्रीज इन टैक्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोथ बी एंड सी, आपको क्या करना चाहिए टू काउंटर द रिसेशन इन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो आपको टैक्सेस भी कम करना है और आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो जो भी पैसा आपको कम पड़ रहा है वो पैसा आपको भरना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसा वहां पे इंजेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यस, बोथ बी एंड सी यहाँ पे सही है, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर ए जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपने पास में बहुत ज्यादा पैसा रख देगा सेविंग अकाउंट के अंदर, कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल कंडीशंस वगैरह ठीक नहीं है और अपने ने बहुत ज्यादा पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। सो यहाँ पे जो मोटिव है ना, जो ये क्या मोटिव है, वो मोटिव कौन सा है ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है, पेज नंबर 8.9 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि ये कौन सा मोटिव होता है ना। देखो क्या बोला है, मोटिव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनकम, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशन, ये कौन सा मोटिव है, तो ये होता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट। जहां पे अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड, है ना, वो डिसाइड कैसे किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे होता है। तो प्रिकॉशनरी मोटिव यहाँ पे अपन रख रहे हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना, ये उस चीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अभी देखो 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, कैलकुलेशंस वगैरह समझ में आ रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ तक अभी चैप्टर नंबर 6 और 8 और 7 का ही हुआ है, मैक्रो का ही सारे सवाल हुए हैं, ओके। आपको जो भी लग रहा है आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल अच्छे कमेंट्स भी करो, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी एमटीपीज चाहिए तो वैसा कमेंट करो कि सर वी वांट मोर एमटीपीज, है ना, बिफोर एग्जाम्स, तो मैं आपके लिए वो भी सारे एमटीपीज जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद हेल्प ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप के लिए कौन सी चीज सही है ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 8.11 के ऊपर आपको जो इसका आंसर
मिल जाएगा। राइट, पेज नंबर 8.11 पे आते देखो क्या बोला है ना। लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे जो है आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, यहाँ पे पूछा है देखो, इट इन्वेस्टर्स वुड मेंटेन कैश सेविंग्स रादर देन होल्डिंग बॉन्ड्स। लोग अपने पास में ज्यादा से ज्यादा कैश रखना चाहते हैं, ना कि बॉन्ड में पैसा रखना चाहते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। स्पेकुलेटिव मनी जो है वो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और लिक्विडिटी ट्रैप इज सिनोनिमस विद द इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो ये दो चार सेंटेंसेस बहुत ज्यादा मैटर है। यहाँ पे देखो क्या क्या बोला है, स्पेकुलेटिव डिमांड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्या, यस बिल्कुल भी है। डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इफ इन्फिनिटी, नहीं, लोग जो है बॉन्ड होल्ड नहीं करना चाहते, बल्कि लोग क्या करना चाहते हैं, लोग जो है वो अपने पास में कैश होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या ये है क्या, यस बिल्कुल भी इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे बोला है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों आपके लिए यहाँ पे सही बनते हैं ना, बी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज्यादा कैश रखेंगे ना कि बॉन्ड अपने पास में रखने वाले हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बाय द फ्रीडमैन, है ना, विच वन इज नॉट वन ऑफ द फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, है ना, कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड फॉर मनी का, ये यहाँ पे पूछा है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन पेज नंबर 8.14 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि फ्रीडमन्स के रीस्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा नहीं है ना। देखो क्या क्या है, एवरेज रिटर्न ऑन द 5 असेट क्लासेस, पॉजिटिव रिलेटेड टू द प्राइस लेवल एंड इन्फ्लुएंस बाय द इन्फ्लेशन, ये सारे फ्रीडमैन आइडेंटिफाइज द फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी में है। ठीक है, यस। यहाँ पे क्या क्या, एवरेज रिटर्न ऑन द असेट फाइव असेट क्लास, यस है। प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, यस है। राइट, इन्फ्लेशन रेट्स, यस है। फॉरेक्स ट्रेड है क्या, नहीं है। तो विच इज नॉट इज फॉरेक्स ट्रेड, वो नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द फोर के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट। According to whom rational behavior induces individuals to hold an optimally structured wealth portfolio which is comprised of both bonds and money, ऐसा किसने बोला है, ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 1.8 के ऊपर आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्टली दिखाई देने वाला है। तो पेज नंबर 8.18 पे आते देखो, अकॉर्डिंग टू टॉबिन rational behavior induces individuals to hold an optimally structured wealth portfolio which is comprised of both bonds and मनी, ये इनका बोलना है। सो अकॉर्डिंग टू टॉबिन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 8.48 के ऊपर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, है ना। फटाफट क्या करते हैं, 8.48 के ऊपर आ जाते हैं। देखो क्या बोला है ना, जहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ऐसे दो चीजें। क्वांटिटेटिव टूल्स माने आपके जो डायरेक्ट होता है, और क्वालिटेटिव माने जो आपके इनडायरेक्ट होता है। राइट, अभी पॉइंट इतना ही है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, सर ओएमओ जो इन्होंने दिया है वो दिया यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर है, तो क्या ये डायरेक्ट हो गया क्या, नहीं। सो ओएमओ इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट, है ना। और बाकी जो आपका रेपो रेट है वो भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों भी आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आपके लिए बिल्कुल भी क्या है, सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रेपो रेट ये दोनों इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड सीआरआर जो है वो आपका क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 9.4 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या डिसएडवांटेज होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड का डिसएडवांटेज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, क्या है देखो यहाँ पे, यस देखो, मेजर आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ अगेंस्ट द ट्रेड ओपननेस, है ना। मतलब कितने लोग आर्ग्यू कर रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स पे कि अगर आप ओपन ट्रेड करते हो तो इससे क्या क्या गलतियां हो सकती है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया, दैट इज रिस्की डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द फॉरेन नेशंस। मतलब अभी जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनको फॉरेन नेशंस पे डिपेंडेंट रहना है, तो ये उनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की बात है ना। तो देखते हैं क्या बोला है, दैट इज इंक्रीज चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, यार ये अच्छी बात है, लोगों के पास अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। स्पेशलाइजेशन आना, ये भी अच्छी बात है। तो रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ये क्या है, ये सर डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड का, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का एग्जांपल क्या है, ये हमको बताओ। अगेन चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 9.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट दैट इज लिमिट ऑन क्वांटिटेटिव इंपोर्ट्स, ये भी अपन करना चाहते हैं। सब्सिडी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ये भी अपन देना चाहते हैं ना। रिक्वायरमेंट दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, दिस ऑल ऑफ द अबव आर द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब कहीं ना कहीं इससे अपन अपने इंडिया के अंदर के प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, ऐसा अपन बता रहे हैं ना, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे बोला है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर के अंदर कि अपने क्या करना चाहिए, सर्टन मिनिमम लेवल्स ऑफ लोकली मेड कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए, है ना। अपने को इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, और अपने को परचेस के ऊपर क्या करना चाहिए सर, लिमिट लगाना चाहिए। इंपोर्ट परचेस के ऊपर अपने लिमिट लगाना चाहिए। दीज आर द रूल्स ऑन लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, है ना। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में अपने को बोला है, पेज नंबर 9.25 के ऊपर इसका आंसर आपको मिल जाएगा।
ओके यस 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 22 पे आते हैं। देखो ये अगेन सेम क्वेश्चन है एमटीपी का, क्वेश्चन नंबर 61 एमटीपी 3 का, है ना। क्या बोल रहा है कि अगेन अगर समझो टोटल बैन अगर अपन गवर्नमेंट लगा रहा है किसी भी चीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं एम्बार्गोस, है ना। टोटल बैन जब अपन लगाते थे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर इन्फिनाइट पीरियड के लिए, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं एम्बार्गोस, राइट। यस क्वेश्चन नंबर 22 अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। 22 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं देखो, सेंट्रल बैंक अगर किसी कंट्री का कंसर्न है अबाउट द हाई लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट, है ना, मतलब उसका मानना है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा डेट ले रहे हैं, इससे अपनी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। सो ये क्या करेंगे, है ना, सेंट्रल बैंक को यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो जब कभी हाउस होल्ड बहुत ज्यादा डेट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर चल रहा है इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन चल रहा है, सबके पास में बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसे टाइम पे आरबीआई ने क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहली बात आरबीआई ने तो जो लेंडिंग है उसको रिड्यूस करना चाहिए, है ना, या फिर लोगों को बोरिंग करने से डिस्करेज करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, आरबीआई ने क्या करना चाहिए, अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देना चाहिए, जिससे बैंक भी क्या कर सकती है, कम लोन बांट सकती है, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका, दैट इज इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो टू रिड्यूस द लेंडिंग। आपका रिजर्व रेशो बढ़ा दो, लेंडिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय इट्स पेरेंट एंटिटी ओएनजीसी फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सरसाइज, है ना, इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन, ये सब चीजें हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इट इज, है ना। अभी इन्होंने क्या किया, ओएनजीसी विदेश ने, भाई ओएनजीसी जो कंपनी है उसने फॉरेन में जाके अपनी एक मतलब वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वहां पे जाके ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इन्होंने बनाया, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब इन्होंने नए से वहां पे जाके कुछ बिजनेस चालू किया है जिसको वो इंप्रूव करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का ये सवाल है। ओके यस क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम, है ना, किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, सेम पॉइंट है, दैट इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, और एमसी कर्व क्या करना चाहिए, मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, तब क्या होता है, फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.39 के ऊपर आपको प्रिंसिपल नंबर 1 में आंसर मिल जाता है ना। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में के अंदर भी है, पेज नंबर 4.67 के ऊपर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 वहां पे भी आपको दिया हुआ है, दैट इज MC is equals to MR. This is your condition for the profit maximization. Okay. Question number 26. Which of the following is not one of the feature of the new trade policy by the Paul Krugman? Same question MTP नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 62 में भी था कि वहां पे क्या बोला हुआ है ना। पेज नंबर 9.8 के ऊपर अपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सारी चीजें मैंने बता रही कि फिर भी डबल डबल बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेड जो एक पॉजिटिव सम गेम होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड से आपका कंपटीशन बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वहाँ पे जनरेट हो जाती है, ये सारे उसके बेसिक जो है वो पॉइंट्स है ना। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका गलत है, दैट इज नेट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपकी गलत हो जाता है कि यहाँ पे आपका लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे अपन बात नहीं कर रहे हैं ना। यस ये पॉइंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन इंडिया, है ना। जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, जैसा नाम तो एक्चुअली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ है, बट यहाँ पे उसका ही पार्ट है, दैट इज एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये लोग जो है यहाँ पे ये काउंट करने का काम करते हैं। ओके यस नेक्स्ट, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन द साउंड व्हाट, है ना। पेज नंबर 1.6 चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पे ये सवाल है ना, कि किसका आंसर क्या होगा। देखो द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन द साउंड डिसीजंस, है ना, साउंड डिसीजंस। देखो एक छोटा सा लाइन है, इसके ऊपर भी उन्होंने एमसीक्यू बना रखा है, तो लाइन बाय लाइन अपने को मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। देखो अगेन ऑल टाइम फेवरेट आईसीआई का क्वेश्चन है कि जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स कौन से बेसिस पे किया जाएगा, टाइम है, ज्योग्राफिकल एरिया है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, तो बोथ ए एंड बी सही है। ऑलरेडी ये कई सारे एमटीबी में आ चुका है, एमटीबी नंबर 1 में भी आया था, एमटीबी नंबर 4 में भी ये सवाल आया है, पेज नंबर 4.4 के ऊपर इसका आंसर है, मैं उसको डबल से जाके बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपांशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू ऑकर, अभी एक्सपांशन में क्या होगा ऐसा आपको पूछा है ना। चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है, पेज नंबर 5.4 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। चलो 5.4 पे चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है ना, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए। ओके यस एक्सपांशन पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग एन एक्सपांशन फेज बिजनेस साइकिल के अंदर कौन सा पॉइंट होने वाला है। देखो इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, है ना, तो रिस्की वगैरह स्टॉक्स वगैरह आ जाएंगे, सो देर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके
यस। सो क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या आपकी बिजनेस बैंकरप्सीज बढ़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी क्या? यस, बिल्कुल भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। क्या गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। एक्सपेंशन चल रहा है, सब काम अच्छे होंगे, ज्यादा होने वाले है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग कंज्यूमर स्पेंडिंग? है ना, इसको क्या बोलते हैं सर अपन? इसको अगेन वही अपन बहुत बोलेंगे, दैट इज एक्सपेंशन। है ना, पेज नंबर 5.4, यही सारा पॉइंट है, दैट इज योर एक्सपेंशन, अपन इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 अपने यहाँ पे हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है ना। विद इन 24 मिनट्स अपन ने 31 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, बिल्कुल भी कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है, आपका जो वीडियो का लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब है, ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती है यार, और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फटाफट सारे एमटीपीज लेके आ जाऊँ, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, और वीडियो को लाइक भी करो यार, है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 5.12 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 का सवाल है कि अगेन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है ना। चलो आते पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर 5.12 पे अपन ये पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी। देखो, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, सो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंट्री बिगिंस टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, है ना। वहां पे घर बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू पिकअप, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे, है ना। जो भी आपके एक्टिविटीज है, इफेक्टिव डिमांड है, इसको एक पुशअप मिलेगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ओके, यस, क्या बोल रहे हैं देखो, विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन, नहीं यार, स्लो डाउन नहीं होगा, बढ़ेगा, है ना। विल पुश, विल कॉज पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज द रिकंस्ट्रक्शन पुशेस अप इफेक्टिव डिमांड एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। यस, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज कंसर्न विद द वेलफेयर प्रोपोजिशन, है ना। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जो आपके वेलफेयर की बात करता है ना। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 1.10 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वेलफेयर प्रोपोजिशन से कौन रिलेट करता है? आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट करता है, दैट इज वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर की बात अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर मोनोपोली सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर, मोनोपोली कोई भी सेलिंग कॉस्ट क्यों इनकर करता है? चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.56 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आ जाओ देखो, है ना। सो जनरली लो सेलिंग कॉस्ट होता है फॉर ओनली फॉर इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स, है ना। कोई भी मोनोपोली बिजनेस फर्म में जो सेलिंग कॉस्ट बियर कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? कि बस अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, यही उनका मेन मोटिव। उनको किसी के साथ कंपटीशन करना है क्या? नहीं। सो दैट इज इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। ओके, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला गलत है, ऐसा आपको पूछा गया है ना। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, या एमसी समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीसी, या समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी, या समेशन ऑफ एमसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी। इसमें से कौन सा गलत है, ये आपका तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीसी, यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि समेशन ऑफ एमसी इज योर टीवीसी नॉट टीसी, है ना। क्योंकि टीसी के अंदर आपका टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है, और एमसी में सिर्फ जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वही चेंज आपको समझता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल भी फिक्स है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 36, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, अगेन इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज की अपन यहाँ पे बात करते हैं। पेज नंबर 3.48 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। यस, यहाँ पे देखो क्या बोला है, वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल ड्यू टू द विच कॉस्ट फॉल्स एंड वाई सर्टन पॉइंट गेट डिक्रीजिंग रिटर्न्स ड्यू टू विच कॉस्ट राइजेस, है ना। तो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, ये दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, यस। सो अपने बोलने क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस वजह से होते हैं? इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज के वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, किंग द डिमांड कर्व थ्योरी आपको क्या बता रहा है? कि व्हेनेवर द डिमांड कंडीशंस चेंजेस प्राइसेस शुड रिमेन द कांस्टेंट, मतलब डिमांड बदले कुछ भी हो जाए बट प्राइस कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 में बोला है, पेज नंबर 4.62 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो आते हैं 4.62 के बाद, देखो क्या बोला है, रिजिड और स्टिकी प्राइसेस आर एक्सप्लेन्ड बाय द किंग डिमांड कर्व, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। यस, चलो। सो डिमांड शुड चेंज, प्राइसेस शुड रिमेन द कांस्टेंट, है ना। यस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, है ना। अगेन यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने क्या दिया है, देखो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान देना, है ना। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, अगर समझो आज के डेट में अमेरिकन को ऐसा लग रहा है कि
अगर अपन लाइव जाते हैं एट द लेवल ऑफ इंडियन मिडिल क्लास पीपल, ऑल देयर वांट्स वुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड विद देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। मतलब क्या है भाई, अगर समझो अपन अपने जितने भी प्रोडक्शन गुड्स वगैरह है उसका यूज कर लेते, तो उससे क्या होगा सर, मिडिल क्लास लोगों की जो भी डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है ना, फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे इनका बोलना है। बट एक्चुअली द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ये बोलती है कि कितने भी रिसोर्सेज आपके पास आ जाए, लोगों की डिमांड कभी पूरी होगी क्या? नहीं होगी। लोग हमेशा जो है वो चीजों के भूखे ही होते है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे बोल रहा है, द इफ्लुएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इवन टुडे, है ना। मतलब जो वेल डेवलप्ड नेशन है उनको भी कमियां महसूस होती है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स वांट्स को खत्म करना किसी के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, अ फर्म रीचेस अ ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट पोजीशन कब आता है किसी भी फर्म को, ये आपको पूछा गया है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.35 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। 4.35 के ऊपर आते हैं, देखते हैं वहां पे अपने को क्या बोला है। देखो, अप्लाइंग टी आर माइनस टी सी, टी आर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। जब टी आर माइनस टी सी जीरो हो जाएगा तब इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब ही नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जब आपका जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों भी इक्वल है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं क्या? यस, तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल जब आपका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेशन बेस्ड बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 के बारे में। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। देखो क्या पूछा है, इकोनॉमी के अंदर सी इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0.5 आई, आई आपको दिया है 600, है ना। अभी पॉइंट ऑफ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, दैट इज y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। लोगों की क्या इनकम होगी, या तो वो कंजम्पशन करेंगे या तो वो उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो y के फॉर्मूले में यहाँ पे इसको रखते हैं, 300 प्लस 0.5 आई प्लस हो गया आपका 600, ये हो गया आपका टोटल y, है ना। अभी y इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 900 प्लस 0.5 आई। ओके, 0.5 आई को इधर लेके आएंगे तो बचेगा क्या, दैट इज y माइनस 0.5 आई इज इक्वल्स टू 900। तो बचा आपका 0.5 आई इज इक्वल्स टू 900। क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1800, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है आपका, 1800 होता है ना। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं सक्सेसफुली, है ना। बहुत ही अच्छा, कम टाइम में अपना काम हो रहा है। तो विद इन 1 आवर अपन बचे हुए 60 क्वेश्चन भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, है ना। अगेन आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी जो है वो आपको दिया है 10,000 करोड़ से कितना हो गया, 14,000 करोड़। और इससे आपका नेशनल इनकम जो है वो बढ़ चुका है 80,000 करोड़ से 92,000 करोड़। अगेन चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.51 के ऊपर आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन, मतलब चेंज इन, पेज नंबर 6.25 के ऊपर अपन चलते हैं, वहां पे अपन इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देखो आ जाओ 6.51 के ऊपर, दैट इज k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन i, है ना। मैं चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी चेंज इन इनकम कितना है सर, दैट इज 92,000 माइनस 80,000 करोड़ डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 14,000 माइनस 10,000, है ना। कितना हो गया ये, तो ये हो गया 12,000 करोड़ डिवाइड बाय 4,000 करोड़, तो ये हो गया आपका 3, दैट इज 3 इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। यस, अगेन क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज योर नेशनल इनकम। अभी देखो जो डेटा दिया है दैट इज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है, पेज नंबर 6.20 पे दिया है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। तो सी क्या है सर, सी है हमारा 1000, आई क्या है सर, आई है इन्वेस्टमेंट 500, ओके। जी क्या है, जी है आपका गवर्नमेंट का खर्चा 200, और बाकी आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 200 माइनस इंपोर्ट है आपका 400, ठीक है। कितना हो गया ये, 1000 प्लस 500 प्लस 200 हो गया, ये हो गया 1700, माइनस अभी 200 माइनस 400 है तो माइनस कितना हो गया 200, तो आंसर आ जाएगा आपका 1500। तो 1500 इज योर नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, फर्म्स ऑपरेट विथ ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ, ओके, इट इज अ फीचर ऑफ, है ना। मतलब ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जहां पे प्राइसेस और आउटपुट या दोनों डिसाइड करने के लिए सब लोग एक जगह आ रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली। पेज नंबर 4.57 के ऊपर आपको ये पॉइंट बोला है। चलो पहले भी ये एमसीक्यू पूछा गया है, फिर से आते देखो क्या बोला है यहाँ पे, कुछ फर्म्स एक जगह आ रहे हैं, है ना, जहां पे अपन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में कोल्यूजन कर रहे हैं, प्राइसेस फिक्स करेंगे या तो आउटपुट फिक्स कर देंगे या तो दोनों फिक्स कर देंगे, दैट इज योर कोलिजिव ओलिगोपोली अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्राइमरीली विद, है ना। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, सो इट डील्स विद द कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील करता है, ओके। यस, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 45,
व्हेन बोथ द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कमोडिटी एक्स राइज द डिमांड फॉर। अभी देखो पेज नंबर 2.5 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, बट सुन के लो समझ के लो क्या बोल रहा है ना। कभी भी क्या होता है, जब कभी भी सब्स्टिट्यूट्स के प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है ना उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मतलब कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है कि अगर समझो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। लोग दूसरा प्रोडक्ट कभी क्या करते हैं, कम खरीदते, क्योंकि उन्होंने पहला ही प्रोडक्ट डिमांड किया होगा क्या, नहीं, तो दूसरा जरूरत है क्या, नहीं, वो भी डिमांड नहीं करेंगे। तो इसमें रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। तो अगर दोनों भी जैसे साथ में हो गए, मतलब प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी बदली, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी बदली, तो डिमांड ऑफ एक्स पे क्या असर पड़ेगा ये बताना थोड़ा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रिमेन्स चेंज भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल, ये आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। राइट, यस सर, रेफरेंस 2.5 पेज नंबर पे आ जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखो, a rise in the prices of complementary goods reduces the demand for the goods in question। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, है ना। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो अगर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पैसेज में आपको दिखेगा। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बीइंग परचेस्ड गोज अप, बायर्स में स्विच टू द चीपर सब्स्टिट्यूट, है ना, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। ये पॉइंट अपने बढ़ जाएगा, दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 45, अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन रादर देन ऑन इट, है ना। मतलब कोई अगर अपने बजट लाइन के नीचे के खर्चे कर रहा है तो इससे क्या होगा सर, 2.69 के ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई भी पर्सन अपने बजट लाइन के नीचे किसी पॉइंट पे है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पूरी इनकम खर्चा नहीं कर रहा है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 2.69 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। यस, पेज नंबर 2.69 पे आते हैं। देखो, यस, यहाँ पे बोला है कि एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द लाइन से एक्स शोज द अंडर स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है सर, अंडर स्पेंडिंग हो रही है, मतलब कंज्यूमर अपना पूरा खर्चा नहीं कर रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट, टीवीसी कर्व बिगिंस टू। अभी टीवीसी कर्व क्या होगा, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट हो जाते हैं तब। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है ना, 3.26 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। चलो फटाफट से आते हैं वहां पे, है ना। देखो क्या बोला है, इन केस ऑफ स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एज अ डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम। मतलब क्या होता है, मतलब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है ना। अभी सोचो, देखो दोनों को कंबाइन करके आपको सोचना है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। पॉइंट क्या है, जब कभी भी इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, है ना। और इससे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर, ये भी आपका बढ़ते ही रहेगा ना। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। और ये बढ़ेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्यों, क्योंकि सर एडिशनल यूनिट जो आप बना रहे हो, यानी एडिशनल टोटल प्रोडक्ट जो ऐड हो रहा है ना, वो पहले से अभी कम कम हो रहा है, एट अ डिमिनिशिंग रेट वो क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस वजह से आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्पीड से बढ़ते जाएगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही है, दैट इज राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है बट एट अ स्लो स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट वो फास्ट बढ़ेगा क्योंकि आपका प्रोडक्शन स्लो बढ़ रहा है, इसलिए। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन फॉर द प्योर कंपटीशन, है ना। सेम क्वेश्चन 4.67 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है ना। तो चलते फटाक से आ जाते। देखो, प्योर कंपटीशन के लिए तीन कंडीशंस है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आइडेंटिकल और होमोजेनियस गुड्स एंड फ्री एंट्री और एग्जिट। ये तीन कंडीशंस हो गए तो क्या हो जाता है, प्योर कंपटीशन हो जाता है। अपने को पूछा है कौन सा नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, फ्रीडम ऑफ एंट्री है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये आपका कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 2.39 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी अगर आपका नेगेटिव है तो आपकी गुड्स कौन से है, इंफीरियर है, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कितना होगा, नेगेटिव होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, द शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट इन इंडिया हैज इट रिड्यूस्ड। मतलब क्या है सर, जो अपन गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह से या बाहर की कंट्री से अपन जो कम रेट पे जो डेट ले रहे हैं ना, वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, टोटल एक्सटर्नल डेट से कम कम होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर बोरोइंग्स कर रहा है विद डिबेंचर्स एंड ऑल, बॉन्ड्स वगैरह से या पैसे छाप के अपन यूज कर रहे हैं। तो कंसेशनल डेट जो था फॉरेन कंट्री से लिया हुआ, इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ, वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ओके,
यस, द इंडियन इंडस्ट्री फेस द प्रोसेस ऑफ रिट्रोग्रेशन एंड डिक्लेरेशन बिकॉज ऑफ, है ना, रिट्रोगेशन और डिसिलेरेशन, ये किस वजह से हो रहा है यहाँ पे अपने को पूछा है। तो अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, या स्लैकिंग ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर है, नैरो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज है। हर चीज की वजह से इंडिया का जो इंडस्ट्री हो क्या कर रहा है, रिट्रोग्रेशन या डिसिलेरेशन में जा रहा है। एक्चुअली ये जो वर्डिंग्स है इसका कहीं भी यूज मॉड्यूल में किया गया नहीं है, बस इसका डाउनफॉल अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अपन जो बिजनेसेस बोल रहे हैं ना, इंडस्ट्री बोल रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री, वो फॉल क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सारे रीजंस उसके हैं। ओके, यस, विच इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कौन सा इम्प्लिसिट कॉस्ट है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.36 के ऊपर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है भाई, अपने जो ऑन्टरप्रीनियर है उसने अपने ओन प्रोडक्ट्स के लिए जो खर्चा किया है ना, जिसका कोई एक्चुअली बुक में अपन रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसको अपन इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो वेजेस फॉर द लेबर, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट होता है, जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी अपन रिकॉर्ड करते हैं, लाइट बिल का पेमेंट, मतलब रॉ मटेरियल का पेमेंट अपन रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो अपने ओन रिसोर्सेस है उसका अपन कोई भी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते, उसको अपन इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओन मनी कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी डज नॉट इंक्लूड। अभी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या नहीं आता, चैप्टर नंबर 9 का सवाल है। देखो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ क्या एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी में आएगा क्या? यस, बिल्कुल आएगा भाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशंस यहाँ पे हो जाएंगे क्या? यस, इससे भी आपका जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगा, है ना। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, अभी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से एक्सपोर्ट के अंदर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। फिर एम्फेसाइजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज, इससे अगेन आपके एक्सपोर्ट पे ग्रोथ पड़ सकता है। तो इंपोर्ट जो रेस्ट्रिक्शंस है उससे एज सच आपके कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे फर्क नहीं पड़ता है ना। यस, इन बोथ चैम्बरलेन एंड किंग डिमांड कर्व मॉडल्स ओलिगोपोलिस्ट क्या करेगा, है ना, दैट इज दे रिकॉग्नाइज देयर इंडिपेंडेंस, डू नॉट कोल्यूड, कीप टू टेंड टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव। पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पे चलते, पेज नंबर 4.59 के ऊपर आपको वहां पे इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो देखो क्या बोला है कि इन केस ऑफ ओलिगोपोलिस्ट मॉडल, ओलिगोपोलिस्ट फर्म इग्नोर देयर इंटरडिपेंडेंस एंड मेक दिस डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, मतलब वो खुद से डिसीजन लेंगे, इंटरडिपेंडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे। दे डू नॉट कोल्यूड एंड प्राइस इन द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल फर्म्स, मतलब सबके अपने अपने कंट्रोल में अपना प्राइस होता है ना। सो ऑल ऑफ द अबव आर देयर पॉइंट्स, है ना, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, डैश डिपिक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, कौन सा ऐसा कर्व है जो आपको कंज्यूमर के प्रेफरेंस या टेस्ट की बात करता है। सो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है 2.62 के ऊपर, दैट इज इंडिफरेंस का मैप, ऐसा चीज है जो आपके कंप्लीट पिक्चर बता रहा है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में, है ना। यस, पेज नंबर 2.62 पे आ जाते हैं, वहां पे आपको ये चीज दिखेगी, that is consumer is indifferent in consuming the different combinations on the same demand curve. He certainly prefer the combinations on the higher demand curve to the combinations lying on the लोअर डिमांड कर्व, क्योंकि भाई जितना ऊपर वाला डिमांड कर्व होगा उतना ज्यादा उसका क्या होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। ये पॉइंट यहाँ पे अपने को समझना है ना। नेक्स्ट, बजटरी डेफिसिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बजटरी डेफिसिट अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 56 में अपने को पूछा है। ओके, द एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर पब्लिक रेवेन्यू, या सम ऑफ डेफिसिट ऑन रेवेन्यू अकाउंट, या डेफिसिट ऑन कैपिटल बैलेंस, है ना, कैसे अपन जो है वो बजटरी डेफिसिट बताते हैं। पेज नंबर 7.63 के ऊपर चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 में अगर आप आते हो तो आपको बजटरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे समझ में आएगा। दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही है, तो सभी आपके ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू और कैपिटल दोनों भी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं इन केस ऑफ बजटरी डेफिसिट। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन, है ना। सर मोनोपोली पावर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। पेज नंबर 4.40 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि मोनोपोली पावर कैसे डिसाइड होता है। देखो, द मोनोपोली फर्म हैज द मार्केट पावर, है ना, दैट इज हिज एबिलिटी टू चार्ज प्राइस अबव द मार्जिनल कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट, मतलब सर किसकी पावर ज्यादा है ये कैसे समझेगा, कि जो भी एक्चुअल उसका मार्जिनल कॉस्ट है और एक्चुअल जो प्राइस लगा रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है मतलब उसका मार्केट पावर बहुत ज्यादा है, और ये अगर डिफरेंस कम है इसका मतलब उसका मार्केट पावर भी कम है। यानी कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस अपने को चेक करना है टू कैलकुलेट द मार्केट पावर, है ना। सो दैट इज द पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट एंड पावर, राइट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है कि एमसी कर्व अगर एवीसी और एटीसी दोनों को कट करता है तो कौन से पॉइंट पे करता है ना। तो पेज नंबर 3.45 के ऊपर अगर आप डायग्राम देखते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर इजीली समझ में आ जाएगा कि ये दोनों के मिनिमम पॉइंट्स को क्या करता है, कवर करता है। देखो यहाँ पे बोला है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा मार्जिनल कॉस्ट उसके इक्वल हो जाएगा। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट। तो एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम, एवरेज कॉस्ट कर्व बोलो उसके मिनिमम पॉइंट पे एमसी उसको क्या करता है, कट करता है। इस डायग्राम में भी देखो ओके, ये मार्जिनल कॉस्ट आपके एवीसी के मिनिमम पॉइंट को कट कर रहा है और यहाँ पे आपके एटीसी के मिनिमम पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सो एट देयर मिनिमम पॉइंट, एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमम है ना, एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमास अपन क्या करते हैं, उसको कट करते हैं एमसी कर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है कि अगर समझो फर्म का सप्लाई कर्व इज डैश पार्ट ऑफ द डैश स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव पॉइंट ऑफ द मिनिमम एवीसी। अभी डायग्राम से देखेंगे पेज नंबर 4.33 के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम इन्होंने यहाँ पे बना के दिया है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं है ना। चलो आते हैं, देखो देखो अभी पॉइंट ऐसा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि एमसी कर्व को सप्लाई कर्व भी बोला जाता है, बट कब बोला जाता है, जब वो एवीसी को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तब तक उसको बोलेंगे क्या, नहीं, मतलब जो भी एवीसी का मिनिमम पॉइंट है उसके आगे वाला जो एमसी होता है वो क्या होता है, वो आपका सप्लाई कर्व माना जाता है। क्योंकि देखो सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है, एमसी कर्व भी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज है, उसलिए एमसी कर्व इज इक्वल्स टू सप्लाई कर्व अपन बोलते हैं, है ना। सो फर्म सप्लाई कर्व इज द राइजिंग part of the AC curve, so starting MC curve starting from the above point of the minimum AVC, राइजिंग एंड MC कर्व। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही है कि फर्म का सप्लाई कर्व कब माना जाएगा, जब वो AVC को इंटरसेक्ट करके है ना, मिनिमम पे इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ रहा है और MC आपका क्या है, राइजिंग है ना, MC कर्व राइजिंग है, मिनिमम पे AVC के इंटरसेक्ट करके आगे जा रहा है, तब उसको अपन सप्लाई कर्व मानते हैं। देखो यहाँ पे ये सप्लाई कर्व ड्रॉ करके दिया है क्या, यस। सो दैट इज अ पॉइंट पेज नंबर 4.33 के ऊपर आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 60 अंडर मोनोपोली कंडीशन अ फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, है ना। कोई भी कौन से कंडीशन के अंदर कोई भी मोनोपोली जो है वो ज्यादा यूनिट्स बेच सकता है, जब उसकी प्राइसेस लो हो जाती है तब, बढ़ती है तब नहीं बेच सकता, है ना। सो एट द सेम प्राइस बेचेगा क्या, नहीं, हायर प्राइस पे बेचेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट पे बेचेगा क्या, नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको लो करनी पड़ेगी प्राइसेस, तभी जाके उसके ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे। पेज नंबर 4.41 के ऊपर आपको ये पॉइंट समझाया है, जल्दी से वहां पे अपन आते देखते क्या बोलते हैं। ओके देखो ये आपका क्या है, डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। दो द फर्म फेसेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज इफ ही वांट्स टू सेल मोर ऑफ इट हैज टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, उसको अपने प्राइसेस कम करनी पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन ना इन्होंने रिपीट भी किया है, आगे भी आएगा तब अपन वापस से देखेंगे, है ना। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस का पॉइंट यहाँ दिया नहीं है, रिड्यूस का ऑप्शन नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अपना यहाँ पे हो चुका है, राइट। 60% ऑफ द पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया है, वो भी विद इन द 46 मिनट्स अपना हो चुका है। ओके आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी इनका फायदा होने दो, राइट। और भी बाकी सारे वीडियोस अगर आप चाहते हो तो जल्दी से कमेंट भी करो, वी वांट मोर मॉडल टेस्ट पेपर्स, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग किसे बोलते हैं अपन, राइट। जब भी अपन अपनी फ्यूचर की रिस्क को क्या करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं। और ये किस रिस्क होती है सर, ये रिस्क होती है प्राइस मूवमेंट्स की, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो असेट्स वगैरह है उसके मूवमेंट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 9.62 पेज नंबर के ऊपर आपको ये पॉइंट समझने को मिलेगा, राइट। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जब भी होते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग अपने लिए डिफिकल्ट हो जाती है ना, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स यहाँ पे अपने रिलेटेड है। सो इस रिस्क को अपन क्या करते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, और वो अपन हेजिंग के थ्रू करते हैं, है ना। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन द प्राइस मूवमेंट्स इन एन असेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी सही है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे बोला जाएगा, ये सवाल है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 1.23 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। सर व्हाट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है ना, जहाँ पे अपन डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, सभी सवालों का जवाब वहाँ पे आपका निकल के आता है ना। सो इट रेफर्स टू द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यस इट रेफर्स टू द प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इट मींस डेवलपमेंट इन द सेलर मार्केट्स, अ प्रोसेस थ्रू व्हिच टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड एज द नीड एंड मींस ऑफ द इकोनॉमी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपको यहाँ पे पूछा है।
सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एक्चुअली वे बियॉन्ड ओनली सर्टन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो वहाँ पे क्या है, अपन बहुत सी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी की नीड क्या है, जरूरत क्या है, अपने टारगेट्स क्या है, सभी चीज़ें डिसाइड करो, उसके हिसाब से क्या करो, इकोनॉमिक प्लानिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, जहाँ पे अपन टारगेट्स डिसाइड करेंगे, उसको अचीव करने की बात करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब अपन डिसाइड करते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन चैप्टर नंबर 1 से है, दैट इज व्हाट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मेरिट क्या है, पेज नंबर 1.19 के ऊपर आपको यहाँ पे कैपिटलिज्म का मेरिट जो है वो दिख के आएगा, है ना। यस, दैट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। आप सब खुद करने वाले हो, है ना, तो ये इसका मेन एक इंटरेस्ट है, दैट इज इट प्रमोट्स द सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 64, एग्रीरियन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल ब्रॉट, है ना, एग्रीरियन रिफॉर्म्स भी एग्रीकल्चर के अंदर आए हैं, उससे क्या क्या चीजें चेंज हुई है ना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स आए हैं, लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, सभी चीजें यहाँ पे जो है वो बदली है, हरित क्रांति अपन जिसको बोल सकते हैं, ऑल द थ्री मेंशन्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 65, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ विच पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का पॉइंट है ना। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द टर्म नीति इन नीति आयोग, है ना, नीति का फुल फॉर्म पूछा है, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 10.16 के ऊपर आपको जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म मिल जाएगा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसका फुल फॉर्म है ना। आ जाओ यहाँ पे बोला है, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द रीजंस मेंशन्ड बिलो डजंट जस्टिफाई इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जो ये नहीं बोलता कि आपने टैरिफ लगाने चाहिए, है ना। देखो, इट विल एनहांस कंज्यूमर सोवेरेनिटी, यस बिल्कुल भी ये एनहांस करेगा, तो मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन नहीं है, मतलब ये रीजन नहीं है कि इसलिए आपने जो है इंपोजिशन ऑफ टैरिफ करना चाहिए। देखो, इससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है, क्या वो खत्म हो सकता है क्या, यस बिल्कुल भी हो सकता है, इसके लिए अपने टैरिफ लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए अपने टैरिफ लगाना चाहिए, और आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए भी आपने टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन इससे कंज्यूमर सोवेरेनिटी होती है, इसलिए टैरिफ लगा दो, ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं है ना। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 9.16 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, ओके। सो मेन गोल्स ऑफ टैरिफ इज टू रेज द रेवेन्यू गवर्नमेंट, मोर इंपॉर्टेंटली टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंपोर्ट कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, है ना, उसके लिए अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंज्यूमर सोवेरेनिटी का कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं है। Okay, this question number 68, dash refers to that portion of the total deposits that a commercial bank is required to keep with the RBI in the form of reserve। RBI के पास अपन कौन से फॉर्म में रिजर्व रखते हैं, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 8.48 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज CRR, ऐसा रिक्वायरमेंट है जो अपन सेट असाइड करते हैं विद द RBI, है ना, दैट इज द पॉइंट। सो सिंपल सा आंसर है CRR 8.48 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, विच वन मेक्स GDP एन इम्प्रॉपर इंडेक्स ऑफ फेवर, मतलब कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका जीडीपी का जो इंडेक्स है, जीडीपी का जो नंबर है वो इम्प्रॉपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 6.28 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा, है ना। यस, पेज नंबर 6.28 पे आते, देखो क्या बोला है, लिमिटेशंस, है ना, इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिफिकल्ट, आप जो है वो सभी इनकम्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉन मोनेटाइज सेक्टर वहाँ पे अवेलेबल है ना, इस वजह से आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल भी क्या है, गलत है, कई सारे एक्सटर्नैलिटीज है ना। सो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका रीजन बनता है, जिस वजह से आपका इम्प्रॉपर इंडेक्स नंबर जो जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज ट्रीटेड एज, नेशनल डेट पे अगर अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज अ ट्रांसफर पेमेंट। अभी आपको सुन के शॉक होगा, है ना, क्यों, देखो, ट्रांसफर पेमेंट क्या है, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जब अपन कोई चीज किसी को दे रहे हैं, बस उसके बदले में अपने को कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो अपन नेशनल डेट के लिए लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट उसके बदले में लोग अपने कुछ दे रहे क्या, कुछ नहीं दे रहे, लोग सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, सरकार की तरफ से उनको, मतलब सरकार को उसके तरफ से कुछ मिल रहा है क्या उस इंटरेस्ट के बदले में, नहीं, देखो, कैपिटल मिला है वो बात अलग है, बस इस इंटरेस्ट के बदले में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1, है ना, हर जगह आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ग्लोसरी में भी ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने यहाँ पे किया है। ओके, यस, कहाँ बोला है, देखो, यस, देखो, ट्रांसफर पेमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, एनी पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल्स दैट आर नॉट इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स और सर्विसेज, मतलब अपन पैसा दे रहे बट उसके बदले में कुछ गुड्स और सर्विसेज मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट बोल दिया जाएगा। देखो, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स यहाँ पे बोला है ना, सो यहाँ पे आपका ट्रांसफर पेमेंट आंसर बनता है।
टोटल अपने 70 क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं, है ना। फटाफट अपने को रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस भी करना है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। देखो, आर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, क्या ये दोनों भी एक दूसरे से अलग है? देखो, दोनों का मोटो एक ही है, उनको काम एक ही करना है। क्या करना है उनको? जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करवाना है ना। सो नो, दीज पॉलिसीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं बट एक दूसरे के कंट्रोल में साथ ही साथ जॉइंट है ना। मतलब एक करेंगे तो दूसरी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के लिए। ओके, ये क्या तो दूसरा करेंगे, दूसरा क्या तो पहला करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 72, द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी रीचेस जीरो, है ना। सर उसको क्या बोलते हैं? जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जहां पे टीयू क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या बोलते हैं अपन उसको? पॉइंट ऑफ सटाइटी। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 2.53 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जब आप ग्राफ भी देखते हो, एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे कहीं भी ग्राफ दिया नहीं है, बट आप अगर इसका ग्राफ देखते हो ना तो ग्राफ में अपन इसको बोल सकते हैं दैट इज यहाँ पे टी यू आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, एम यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। या फिर जैसा अपन बोल सकते हैं कि टी यू मैक्सिमम है, एम यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। ऐसे पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी बोला जाता है। ओके, यस। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट नहीं पड़ता है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन पेज नंबर जो है वो आपका 2.35 के ऊपर ये सवाल आपको दिया है। देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? ओके, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है ना। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट है, नेचर ऑफ द कमोडिटी है, नंबर ऑफ यूजेस है, टाइम पीरियड है, ओके, प्राइस रेंज है, कंज्यूमर हैबिट्स है, टाइट डिमांड है, कई सारी चीजें। ओके, सो प्राइस लेवल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है। ओके, अंडर द मोनोपोली कंडीशन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जो मैंने तुमको बोला था कि यहाँ पे एट लोअर प्राइसेस अपन क्या करेंगे? आपका जो मोर यूनिट्स बिकेगा मोनोपोली कंडीशन के अंदर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अगेन आपको ये बोलना है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.42 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर का हिंट मिल सकता है। एग्जैक्ट आंसर ना एक्चुअली नहीं है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है। मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इन दोनों का ये क्या है? बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो, टीवीसी ऑकर्स ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द वेरिएबल इनपुट्स, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज आउटपुट इंक्रीजेस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, है ना। मतलब अभी क्या बोल रहा है सर? सिंपल भाषा में मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सा गलत है पता करेंगे। जब कभी भी आपका एमपी बढ़ रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से क्या आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्या ये सही है क्या? ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। क्या आपका एमपी जब बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। सो क्या टीवीसी आपका बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट? नहीं यार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका डिमिनिशिंग रेट से नहीं बढ़ता, बल्कि क्या बढ़ता है? वो बिल्कुल भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना। सो ये पॉइंट है। तो दैट इज, ये तो पहला बिल्कुल भी सही है। सेकंड क्या हो गया अपना? फॉल्स हो गया। व्हेन एमपी बिकम्स कांस्टेंट, क्या टीवीसी इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट? यस, बिल्कुल भी कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाएगा, है ना। व्हेन एमपी फॉल्स, टीवीसी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट? यस, टीवीसी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, बिल्कुल भी सही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो गलत स्टेटमेंट बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है कि जब कभी भी एमपी बढ़ते जाता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है? ऐसा बढ़ रहा है, फिर ऐसा कम होता है। तो जब कभी भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है एट अ डिमिनिशिंग रेट। वो बिल्कुल भी आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होता है? बढ़ते ही जाता है। ओके, यस, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना। चलो नेक्स्ट, अ फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, इज इट इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कौन सा ऐसा फीचर है जिस वजह से आपकी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होने वाले हैं इन द लॉन्ग रन? चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, अगेन पेज नंबर 4.37 के ऊपर पर चलते हैं तो वहां पे आपको ये पॉइंट दिखाई देगा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से जो है वो आपको क्या होता है? लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, है ना। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एंट्री करते जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपको जो है वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है, तो इस वजह से आपको सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होने वाले हैं, है ना। अगेन चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल, M1 कैलकुलेट करने को आपको बोला है। हमेशा याद रखना, देखो M1 M2 M3 M4 इसका एक कैलकुलेशन पक्का आने वाला है। इसका फॉर्मूला क्या है? पेज नंबर 8.27 के ऊपर आपको फॉर्मूला दिया है, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट जो है ये इसका टोटल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? M1 मिल जाएगा, है ना। तो क्या करना है सर आपको? सिंपली 5,02,738 प्लस 7,016 प्लस जो आपका डिमांड डिपॉजिट है 4,23,120, इन तीनों का आपको टोटल करने का है। टोटल आ जाएगा आपका 9,32,874, राइट। ये आपका हो गया M1, है ना। दैट इज योर ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। फॉर्मूला आपको 8.27 पेज नंबर पे मैं दिखा देता हूँ, ओके, जहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे अपने को बोला है, दैट इज M1, करेंसी विद द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, राइट, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे बात करते हैं। देखो क्या बोला है, बैंक अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन, बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक जो लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, और जो लोगों को इंटरेस्ट देता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका वो क्या है, प्रॉफिट है। सो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट्स, ये उसका क्या है, बैंक का प्रॉफिट होता है ना। अंडर विच यूनियन दे हैव और फॉलो अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, कौन से यूनियन के अंदर, देखो सेम क्वेश्चन चौथी बार पूछा है एंड 4 MTPs में सेम क्वेश्चन आया है, दैट इज इकोनॉमिक यूनियन, ऐसा यूनियन है। फिर चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 9.36 के ऊपर, बार बार बता चुका हूँ। MTP 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 था, MTP 3 में क्वेश्चन नंबर 86 था, MTP 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 85 था। अगेन यहाँ पे जो है वह MTP 5 के अंदर भी इन्होंने फिर से पूछ लिया है ना। नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन, चैप्टर नंबर 10 का सवाल है, पेज नंबर 10.12 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन से डेट पे आपका जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लॉन्च हुआ है। तो दैट इज 24 जुलाई 1991 के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या हुआ, आपका अनाउंस किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी यहाँ पे सही है ना। मेजर्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स इंक्लूड, फिस्कल रिफॉर्म्स के मेजर्स कौन से हैं, चैप्टर नंबर 10 का अगेन सवाल है, 10.10 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि फिस्कल रिफॉर्म्स के मेजर्स क्या है, राइट। चलो आ जाओ, देखो द फिस्कल रिफॉर्म जिसके अंदर 6 मेजर्स इन्होंने दिए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, trust on the curbing government expenditure, and a thrust on the curbing government expenditure, reduction in subsidies and abolition of unnecessary subsidies, disinvestment of part of government's equity holdings and encouraging the private sector participation, है ना। ये 6 जो है वो आपके फिजिकल रिफॉर्म्स के मेजर्स हैं। देखो क्या क्या बोला है, इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, यस, एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यस, रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सिडीज, यस, बिल्कुल भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपके मेजर्स है जिससे आप फिजिकल रिफॉर्म्स इंक्लूड करने वाले हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अगेन ये जो डेटा है ना 2023 का, ये आपके मॉड्यूल में दिया नहीं है, बट 21-22 का डेटा जो है आपके पास दिया है, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे आपको पूछ लिया कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल जीडीपी के अंदर वो कितना है, ये आपको बताने का है। तो इसका आंसर है दैट इज 55% आपका कंट्रीब्यूशन होता है ना। चैप्टर नंबर 10 10.26 पेज नंबर के ऊपर इसका रेफरेंस आपको दिया है ना। तो प्रेजेंट डेटा भी वो लोग पूछ सकते हैं, इसके सर्विस सेक्टर का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी के अंदर क्या हो रहा है, 53.89% रहा है ना, इन द ईयर ऑफ 2020-21, ऐसा डेटा उन्होंने दिया और 23-24 का उन्होंने पूछ लिया अपने को, ठीक है, यस। नेक्स्ट सर, क्वांटिटेटिव केसिंग इज द कॉमन नेम फॉर, एक्चुअली ये केसिंग नहीं होता है, इसको बोलते हैं अपन क्वांटिटेटिव ईजिंग, है ना। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या है, जब असेट परचेसिंग बाय द सेंट्रल बैंक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग बोला जाता है। इट इज अगेन अ मॉनेटरी पॉलिसी का एक फीचर है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है जिससे इन्फ्लेशन ला सके, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़े, है ना। सो असेट परचेसिंग बाय अ सेंट्रल बैंक, इसको अपन क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं, राइट, यस। तो ये अपने को यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, केसिंग नहीं बल्कि वो ईजिंग है, ओके। क्वेश्चन नंबर 84, पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस बिकॉज ऑफ दैट, अभी देखो पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, ये भी कहीं वर्ड इन्होंने मॉड्यूल में यूज नहीं किया है। पैरेलल इकोनॉमी को अपन ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना, मतलब काला धन जो है वो अपन इसको सिंपली बोल सकते हैं ब्लैक इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, ओके, यस। देखो यार फास्ट लिख रहा हूँ तो थोड़ा हैंडराइटिंग पे इग्नोर किया करो, ठीक है, वरना हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बाकी नोट्स तुम लोग जो है वो देख सकते हो मेरे, है ना, यस। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर, टैक्स इवेजन, जब टैक्स इवेजन होता है तभी आपका पैरेलल इकोनॉमी जो है वो इमर्ज होता है, यानी कि ब्लैक मनी कब जनरेट होता है, जब आप टैक्स इवेजन करते हो तब जनरेट होता है ना, यस। नेक्स्ट, which of the following step shows a correct descending order for the liquidity of M1 M2 and M3, लिक्विडिटी के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा लिक्विड है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, ऐसा आपको बताना है। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है ना, M2 उससे थोड़ा कम होता है और M3 सबसे कम लिक्विड होता है ना। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए इज ग्रेटर, M1 इज ग्रेटर देन M2, M2 इज ग्रेटर देन M3, है ना, यस। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 8.24 के ऊपर इसका फॉर्मूला वगैरह आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा आपको पता करना है। ट्रेजरी बिल्स है क्या, यस, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे, कमर्शियल पेपर्स यूज करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करेंगे, इक्विटी शेयर, दिस इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, डंपिंग रेफर्स टू, किस चीज को अपन डंपिंग बोलते हैं। देखो अगेन ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, चैप्टर नंबर 9 पॉइंट पेज नंबर 9.19 के ऊपर अगर आप आते हो ना तब आपको यहाँ पे ये चीज सीखने को मिलेगी कि आप डंपिंग किसको बोलते हैं, ओके, यस। चलो
देखो, डंपिंग का मतलब क्या है? जब मैन्युफैक्चरर सेल करेगा गुड्स को फॉरेन कंट्री के अंदर बिलो द सेल्स प्राइस इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, मतलब वो अपने मार्केट में जितने में बेचता है उससे सस्ते में बेच रहा है, या फिर वो अपने एवरेज कॉस्ट से भी क्या कर रहा है? सस्ते में बेच रहा है, लेकिन वो नुकसान खा रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल ऑफ गुड्स अब्रोड एट अ लो प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट, है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट दैट फर्म्स शुड सीक टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट ओवर द टाइम, है ना? चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि ऐसी कौन सा स्ट्रेटजी, ऐसा कौन सा थ्योरी आपको बोलता है कि फर्म से जो है मार्केट को क्या करना चाहिए? पेनिट्रेट करना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी, है ना? नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, किसने आपको प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम बताया? दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, एक्चुअली इसको बोला जाता है। पेज चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 9.11 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइजेस द फैक्टर प्राइसेस बिटवीन द ट्रेडिंग नेशन। अब ये बताया जो है वो आपके पॉल सैमुअल्सन ने आपको बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना होता है? इक्वल टू यूनिट इक्वल टू 1 होता है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 2.30 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यस, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आपका यहाँ पे होता है। कहीं भी पॉइंट ले लो, आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आने वाला है ना? 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस 10 क्वेश्चंस बचे। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आने वाले एमटीपीस का अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर आपके लिए जो है वो अगला एमटीपी जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, है ना? यस। नेक्स्ट, इंपोजिशन ऑफ जीएसटी शिफ्ट द सप्लाई कर्व। अभी जीएसटी लगाने से क्या होगा सर? जीएसटी लगाने से प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो उसका सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? सो इससे क्या होगा सर? इससे आपका जो मतलब सप्लाई है या फिर जो आपका शिफ्ट है वो क्या होगा? टू द लेफ्ट, है ना? क्योंकि सर देखो, अभी इंपोजिशन ऑफ जीएसटी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या होता है? इंपोजिशन ऑफ जीएसटी से आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, मार्केट में लोग उसको खरीदते या फिर नहीं खरीदते। इससे आपका जो सप्लाई है, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। प्रॉफिट कम तो आपका सप्लाई भी कम। देखो ना, जब आपका जीएसटी यानी कि टैक्स रेट बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? सप्लाई को रिड्यूस कर देते हो, क्योंकि आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 2.79 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना? चलो आते देखते क्या बोलते हैं। व्हेन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस चेंजेस एंड कॉजेस द सप्लाई टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, वी कॉल इट एज ए डिक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज इन सप्लाई कब होता है? जब आपका कॉस्ट बढ़ जाता है तब, प्रॉफिट कम हो जाएगा तब, है ना? टू द लेफ्ट आपका सप्लाई कर्व होने वाला है। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं? अगेन दिस इज अ प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 का आपका ये सवाल है ना? नेक्स्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एडेड इन। इम्प्लिसिट कॉस्ट किस में एडेड होता है? तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट में एडेड होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट में होता है क्या? नहीं होता। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.36 के ऊपर आपको ये पॉइंट बताया गया है। दैट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करता है बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो दैट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट किस में इंक्लूडेड है? इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है ना? नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंप्लीमेंट द फाइनल एक्ट ऑफ द राउंड अंडर द एग्रीमेंट ऑफ गैट, है ना? तो ये कहाँ पे होता है? ये उरुग्वे राउंड में हुआ था। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 9.37 के ऊपर आपको उरुग्वे राउंड के बारे में समझने को आएगा कि दैट वाज द लास्ट राउंड, है ना? सो डब्ल्यूटीओ का जो बर्थ है वो हुआ है उरुग्वे राउंड के अंदर, है ना? तो ये पॉइंट है ना? तो दैट इज उरुग्वे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 95, गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड नेमली इन द नेम ऑफ, है ना? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.54 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो 3 चीजें मेंटेन करता है। दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये 3 चीजें गवर्नमेंट को मेंटेन करनी पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। सो नेक्स्ट, अगेन चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 3 का सवाल है, बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर बजट में भी प्रेजेंटेड बाय। इलेक्शन ईयर के अंदर बजट जो है वो ट्वाइस प्रेजेंट किया जाता है। पेज नंबर 7.54 के ऊपर ही यहाँ पे दिया है, बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर बजट में भी प्रेजेंटेड ट्वाइस। देखो, एक एक लाइन के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो अपने को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है? यस। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे इंक्लूड मतलब पूरा किया जाता है? सो बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से, यस, है ना? इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट से, यस। विड्रॉल ऑफ द पास्ट अक्यूमुलेटेड कैश बैलेंसेस बाय द गवर्नमेंट, यस। सो ऑल ऑफ द अबव से अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, प्राइमरी डेफिसिट किसको बोला जाएगा? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, अगेन 7.64 पेज नंबर के ऊपर इसका आंसर आपको दिया है। फॉर्मूला दिया है सिंपली, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। सो फिस्कल डेफिसिट
डिपॉजिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अपन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम क्या है फिजिकल पॉलिसी का इन ए डेवलपिंग कंट्री। सो भाई अपने को क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है, ये उनका मेन एम है। पेज नंबर 7.73 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, यस, द मेन एम इज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल पॉलिसी के, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर चाहिए सर, सभी चाहिए, लीडिंग चाहिए, लैगिंग चाहिए, कोइंसिडेंटल चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.6 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। राइट, बहुत ही अच्छे से अपन ने जो यहाँ पे विद इन 1 आवर, है ना, अब ये एमटीपी कंप्लीट किया है। ऐसे ही और एमटीपीज अगर आपको चाहिए तो जल्दी से वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार, है ना। इन सबसे पैसा नहीं मिलता भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे सिर्फ मिलता है मोटिवेशन, है ना। और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाने का। बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राइट, तो कीप डूइंग दिस ऑल थिंग्स। राइट, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।